हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन के बारे में, फिर यूरेनियम डील के बारे में बात करेंगे कनाडा के साथ, फिर इको टूरिज्म के ऊपर हमारा एक आर्टिकल होगा एंड लास्ट में फ्रीडम ऑफ डिसेंट के बारे में हम बात करेंगे या फ्रीडम टू डिसेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 1990 के दशक में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 4 के आसपास है। सबसे पहले आप रिप्लेसमेंट रेट को समझिए। जैसे एक कपल है, इनके आगे कितने बच्चे होते हैं, ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो ये इंडिया का था तकरीबन 4 के आसपास, यानी एक कपल के 4 बच्चे हुआ करते थे। अब रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, जहां पे एक कपल 2 ही बच्चे करता है, यानी 2.1 के आसपास आप इसे लेके चले, जहां पे हमारे दो को हम अप्लाई करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि कुछ स्टेट के केस में रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे पहुंच चुका है इंडिया, बट कुछ केसेस में यानी कुछ आपके नदर्न स्टेट्स हैं जिसमें अभी भी रिप्लेसमेंट रेट से हम ऊपर हैं। तो कहा जा रहा है कि खासकर अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1990 में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 4 या 5 के आसपास हुआ करता था, बट अभी ये घट के कुछ स्टेट्स के केस में तो इवन 2.1 से भी नीचे चला गया है। तो मतलब अब भारत की पॉपुलेशन क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, अनचेक्ड ग्रोथ आपको कम देखने को मिल रही है। इसके पीछे मेजर एक रीजन है कि वुमेन इंपावरमेंट इंक्रीज हुआ है, एजुकेशन में वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है जिसकी वजह से मैरिजेस डिले हो रही है, एंड इवन जॉब के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन यानी इकोनॉमी के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन की वजह से भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है। अब लोगों को एक बात और भी समझ में आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आपके ज्यादा बच्चे होते हैं तो यहां पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शायद हाउस होल्ड लेबर में, बट कहीं ना कहीं यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने बच्चों के अंदर, जिससे आप वाकई में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज कर सकेंगे, यानी एक अच्छी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब पब्लिक हेल्थ सक्सेस की बात की जाए तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट भी आपका इंप्रूव हुआ है। तो अभी आपको प्रिकॉशनरी फर्टिलिटी की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि बच्चे जल्दी मर जाते थे, तो 2-2 4-4 बच्चे किए जाते थे, ताकि अगर एक को कुछ हो भी गया तो कहीं ना कहीं उनके पास फिर भी उनके देखभाल के लिए कोई बच्चा हो। मोर ओवर सोशल डिफ्यूजन भी एक रीजन है, जैसे माइग्रेशन एंड मीडिया, यानी जो आपकी सोशल मीडिया है एंड इवन जो डिजिटल मीडिया है और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आई है स्मॉल फैमिलीज के बारे में। तो कहा जाता है कि भी देखो अभी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलती है। सदर्न एंड वेस्टर्न जो आपकी स्टेट्स है वहां पर तो काफी तेजी से जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ जा रही है, वेयर एज रिप्लेसमेंट रेट वहां पर हमने बहुत पहले ही अचीव कर लिया था। बट अभी की बात की जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स अभी भी इसमें कैचअप कर रही हैं, और इस वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल ट्रांसफर में आपको कुछ गैप देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं दूसरी चीज, डिविडेंड की बात की जाए तो देखो पॉपुलेशन अगर आपकी किसी इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब की जाती है तो ये कहीं ना कहीं बेटर रहता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप यूज करते हो, अदरवाइज ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, एक बर्डन बन जाएगा आपके लिए। अभी केयर क्राइसिस भी आपको देखने को मिल रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पेंशन स्कीम और हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना होगा, खासकर क्रॉनिक डिजीज के ऊपर, ताकि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट आप एक्सपेंडिचर कम कर सके। तो अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं फोकस करना होगा, स्कूल्स के अंदर सीनियर केयर के ऊपर, इंटरनल माइग्रेशन को प्रमोट करना होगा ताकि आप यंगर पॉपुलेशन को उन रीजन्स में भेज सके जहां पे एजिंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। वैसे आपको अगर इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए तो यहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट को आपको इंप्रूव करना होगा, एनहांस करना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी थी। आइए बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। सेकेंड आर्टिकल यूरेनियम के बारे में। देखिए ये तो आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर 3 स्टेज का यूरेनियम प्रोग्राम चलता है, जिसमें पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल यूरेनियम यानी यूरेनियम 237 का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और प्लूटोनियम को हम जनरेट करते हैं। अब ये प्लूटोनियम एज अ फ्यूल एक्ट करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जहां पे प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड के साथ यूज करके हम थोरियम और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वह यूरेनियम 233 है, जो कि आगे थोरियम बेस्ड रिएक्टर में यूज किया जाता है थोरियम के साथ, एंड इससे हम कहीं ना कहीं एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। अब यूरेनियम हमारे लिए काफी जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नेट जीरो को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी जरूरी है। एंड 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 गीगावाट हम यूरेनियम बेस्ड यानी न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी को जनरेट कर सकें। मोर ओवर
हमें डिप्लोमेटिक नॉर्मेसी की भी बात करनी है कि भाई अभी इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। जो पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी वो अब कम हो रही है। मोर ओवर, अभी तक हम रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ऊपर यूरेनियम के लिए काफी डिपेंडेंट थे, तो हम सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई भी यहां पे कर पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 2027 से लेकर 35 तक के बीच में हमें 200 मिलियन पाउंड यहां पे यूरेनियम प्रोवाइड करेगा। कैमियो करके एक कंपनी है कनाडा की, वो जो कि लगभग अगर आप देखें तो 10,000 टन के आसपास होगा। एक सिमिलर एग्रीमेंट हमने उज्बेकिस्तान के साथ भी साइन किया। तो कहीं ना कहीं सिक्योर फ्यूल के ऊपर हमारा फोकस है। एंड इंडिया में डोमेस्टिकली भी हमारे को यूरेनियम मिलता है, बट वो लो ग्रेड है, कहीं ना कहीं उसमें यूरेनियम 237 की परसेंटेज काफी कम है। तो इस वजह से हम फॉरेन ग्रेड के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पे 15% तक की आपको इनरिचमेंट पहले से ही मिलती है। तो कहते हैं कि भाई इससे हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उससे सस्ती पड़ती है हमें। तो इस वजह से अभी हम 70% अपना यूरेनियम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ना केवल आपकी एनर्जी सिक्योरिटी आप इंश्योर कर पाएंगे, बट इसको अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। ऑलरेडी हमने कलपक्कम में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को, प्रोटोटाइप को डेवलप कर लिया है। तो थोरियम को कैसे हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर अबंडेंट क्वालिटी में मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, तो उसके ऊपर हमारे को फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जहां पे इंडियन कंपनी जाके विदेशों में यूरेनियम माइंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो ये चीज है आपके इस आर्टिकल के अंदर। अब बात करते हैं इको टूरिज्म के बारे में या रिलीजियस टूरिज्म के बारे में। अब देखिए, जो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जिसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, इसकी स्टैंडिंग कमेटी ने गुजरात के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की बात की थी। अब बात यहां पे ये आती है कि भाई देखिए, जब भी इस तरह के टूरिज्म प्रोजेक्ट किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, तो मास टूरिज्म के कारण यहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहले क्या होता था कि भाई सीजनल आपको जब कुछ रिचुअल्स वगैरह होते थे तभी बहुत ज्यादा भीड़ मिलती थी, बट अब ईयर राउंड आपको कहीं ना कहीं मास टूरिज्म देखने को मिलता है। और ये अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को और ज्यादा फ्रजाइल बनाएगी। हैबिटेट इससे फ्रेगमेंट होगा, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपका और ज्यादा इंक्रीज होगा। एडिशनली यहां पे एक बात ये भी आ जाती है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए अगर आप डिवोट करेंगे तो ये आपके फॉरेन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आपका कंजर्वेशन एक्ट है, उसको भी वायलेट करेगा 1980 के। एडिशनली अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट भी होता है, जैसे सेक्रेड ग्रोव्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ के कारण, लाइक जो ट्राइबल कल्चर में आपको देखने को मिलती है, उसके कारण हम नेचुरली कंजर्व कर पाए बहुत सारे हब्स को। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर भी हमने डोमेस्टिक जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो उस इंडिजिनस एरिया की है, उसके राइट्स को यहां पर प्रोटेक्ट करने की बात की है। तो कहते हैं कि भाई अत्री एक रिपोर्ट आई थी, आपकी एक इंस्टीट्यूशन है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था कि भाई देखो, आप एक्सपेंशन ना कीजिए, कोई नई कंस्ट्रक्शन ना कीजिए, कोर फॉरेस्ट एरिया को आप प्रोटेक्ट कीजिए एंड इसमें कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशनल कंट्रोल होना चाहिए कि भाई आप कैप लगा दीजिए विजिटर्स के नंबर के ऊपर, बैन कीजिए कि कोई ट्रैफिक रात को ना ट्रेवल करे एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टेंपल ट्रस्ट और जो लोकल कम्युनिटी है उसको साथ में लेकर डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब यहां पे कहा जाता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आप एस्टैब्लिश कीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि भाई ऐसे केसेस में जहां पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरह से चीजों को करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, आप डाटा ड्रिवन एक अप्रोच लेके आइए। जैसे रणथंबोर, जिम कॉर्बेट, इन जैसे एरियाज में आप प्रोजेक्ट लाते हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उस चीज को समझ के आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझ सकते हो कि भी एक प्रोजेक्ट अगर हम यहां पे स्टार्ट करते तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपके उस एरिया के ऊपर। आइए अब बात करते हैं फ्रीडम टू डिसेंट। अब देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात करें, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जज है हमारी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, इन्होंने कहा कि भाई लाइक डिसेंट कहीं ना कहीं अगर आप बाकी जजमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो ये भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस का पार्ट है, तो आप डिसएग्री कर सकते हैं अपने कुलीग्स के साथ। तो कहते हैं वैसे यहां पे एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि इंटरनल प्रेशर रहता है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बट यहां पे आप समझे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्विक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप अपनी जजमेंट दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक कोई नेगोशिएशंस नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भाई एक फियर ऑफ रिटेलिएशन भी रहता है कि भाई अगर इन केस आप डिसेंट करते, आप एग्री नहीं करते, तो लोन डिसेंट के केस में आपकी प्रमोशन के अंदर, आपकी एक्सटेंशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है।
एडिशनली अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल, एक इंटिमिडेशन आपको देखने को मिलती है, जहां पे पॉलिटिकल ब्रांचेस के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली यहां पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल आपके स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जहां पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ गिव अप कर देता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब कहते हैं कि भी देखो इंटीग्रिटी को हमें मेंटेन करना होगा, तो डिसेंट का मतलब ये है यहां पे कि एक जज की इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसमें उसको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए तो जस्टिस HR खन्ना जी की बात की जाए तो ये इसका एक प्राइम एग्जांपल है। तो ADM जबलपुर केस में अगर आप देखें तो इन्होंने डिसेंट दिया था और जिसकी वजह से इन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, तो ये भी एक बड़ी बात आ जाती है। देन जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो यहां पे अगर इफेक्टिव इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन आता भी है आपके पास, तो वहां पे अगर एक डिसेंट आता है लेट्स से किसी भी केस में, तो वो इंडिपेंडेंस को ही प्रमोट करता है जुडिशरी की, तो वो जुडिशरी की डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है एक तरह से। तो कहा जाता है कि भाई आप एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को प्रमोट कीजिए, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट को इंश्योर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट वे में आप अपॉइंटमेंट कीजिए। मोर ओवर यहां पे आप कल्चर ऑफ डिसेंट को कल्टीवेट कीजिए, जहां पे आप ब्लंटनेस के साथ कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर सके कि अगर किसी के डाइवर्स व्यू हैं उनको भी वहां पे रिस्पेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे ये इसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।